स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग जेईई मेंस 2025 अप्रैल अटेम्प्ट के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट किए हैं, जिसमें मैं आपको 4 ईयर का क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूँ। 2021, 22, 23, 24 और 25 का भी जो जनवरी अटेम्प्ट का क्वेश्चन जितना भी है, सारा मैं आपको जो है प्रैक्टिस करवाता हूँ चैप्टर वाइज। ठीक है। तो उसमें जो है आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और एक बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स, जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स, उसका आज हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है। तो चैप्टर हमारा है थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स थर्मोकेमिस्ट्री का जितना भी क्वेश्चन होगा, सारा का सारा हम लोग जो है इस वीडियो में प्रैक्टिस करने वाले हैं और बेहतरीन कॉन्सेप्ट भी आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि किस कॉन्सेप्ट से ज्यादा क्वेश्चन आपसे आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और हम लोग का चैप्टर क्या है, थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री बोथ, दोनों का क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है। और जेईई मेंस 2025 अप्रैल अटेम्प्ट के लिए हम लोग जो है ये सेशन स्टार्ट किए। ठीक है। और इसमें अभी तक जो है आपको मैंने थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन करवा करवा दिया है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन करवा दिया है, पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन करवा दिया है, और ये चौथा चैप्टर है जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। और थर्मोडायनेमिक्स थर्मोकेमिस्ट्री का सारा क्वेश्चन हम लोग जो है आज करने वाले हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे। तो जितना भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है टोटल केमिस्ट्री में, 11th का हो या 12th का हो, सारा का हम लोग जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। 4 साल का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है। ये पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, ये पूछा है 22 जनवरी शिफ्ट 1 में पूछा है। ठीक है। 22 जनवरी शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा है और बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा है। बेहद आसान क्वेश्चन आपसे जो है पूछ लिया है। क्वेश्चन क्या है, अ लिक्विड व्हेन केप्ट इनसाइड अ थर्मली इंसुलेटेड क्लोज वेसल। एक थर्मली इंसुलेटेड क्लोज वेसल में क्या किया गया है, लिक्विड को रखा गया है जो कि 25 डिग्री सेल्सियस पे है। कितना पे है, 25 डिग्री सेल्सियस पे। वाज मैकेनिकली स्ट्रेट फ्रॉम आउटसाइड, मतलब क्या कर रहा है, बाहर से उसको क्या कर रहा है, सेक कर रहा है, मतलब उसको जो है मैकेनिकल वर्क उस पे हो रहा है। ठीक है। व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग थर्मोडायनेमिक पैरामीटर। देखिए मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। सपोज ये देखिए एक थर्मोफ्लास्क है। ठीक है। थर्मोफ्लास्क का मतलब क्या होता है, जिसमें हीट का ट्रांसफर ना हो पाए, मतलब हीट ना अंदर से बाहर जा पाए ना बाहर से अंदर आ पाए, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। तो उस टाइप का जो बाउंड्री होगा, उस बाउंड्री को हम लोग क्या बोलते हैं, उस बाउंड्री को हम लोग क्या बोलते हैं, ये आइसोलेटेड होता है। ठीक है। हीट का ट्रांसफर नहीं होता है, थर्मली इंसुलेटेड होता है। ठीक है। तो इसमें क्या है, लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है। इसे मान लेते हैं लिक्विड भरा है, इसमें वाटर है। इसको हम क्या किए, बाहर से इसमें कुछ मैकेनिकल वर्क किए। देखिए ध्यान से, इसमें हम क्या किए, कुछ मैकेनिकल वर्क किए। ये मैकेनिकल वर्क जो हम करेंगे, तो इससे क्या होगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा। ठीक है। वर्क भी बढ़ेगा, इंटरनल एनर्जी घटेगा, वर्क घटेगा। क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं, सबसे पहले ये समझते हैं, कोई भी इंसुलेटेड अगर कोई भी बॉडी होगा, उसके पास अगर इंसुलेटेड बाउंड्री होगा, इंसुलेटेड अगर बाउंड्री होगा, चारों तरफ अगर इंसुलेटेड बाउंड्री होगा, अगर इंसुलेटेड बाउंड्री इस तरह से होगा, मान लेते हैं ये जो बाउंड्री है इंसुलेटेड है। इंसुलेटेड का मतलब क्या होता है, हीट चेंज जीरो होगा, मतलब सिस्टम से सराउंडिंग के बीच में कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। क्यू का एक्सचेंज क्या होगा, जीरो होगा। क्यू का एक्सचेंज क्या होगा, जीरो। तो क्यू तो आपका जीरो होना चाहिए। देखिए यहाँ पर भी क्यू जीरो है, यहाँ पर भी क्यू जीरो है, यहाँ पर भी क्यू जीरो है, और यहाँ पर क्यू लेस देन जीरो है, तो फोर्थ तो ऑप्शन होगा ही नहीं। क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस में आपको पता है, जैसे इंसुलेटेड कंटेनर होता है तो उसमें क्या होता है, हीट का एक्सचेंज जीरो होता है, तो हीट का तो कोई एक्सचेंज होगा ही नहीं सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। और फर्स्ट लॉ से आपको पता है, फर्स्ट लॉ से पता है आपको, डेल्टा यू बराबर क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू बराबर क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू बराबर क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू। तो बताइए, अगर क्यू आपका जीरो है, अगर क्यू आपका जीरो है, तो डेल्टा यू क्या होगा, डेल्टा यू और डब्ल्यू बराबर होगा। डेल्टा यू बराबर क्या होगा, डब्ल्यू। ठीक है। डेल्टा यू बराबर डब्ल्यू, जितना हम मैकेनिकल वर्क करेंगे वो बस इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा, हीट में कोई चेंज नहीं होगा। जितना हम लोग मैकेनिकल वर्क करेंगे, जितना उस बोतल बोतल को हम लोग सेक करेंगे, वो क्या होगा, इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा। तो इंटरनल एनर्जी अगर बढ़ेगा, डेल्टा यू अगर ग्रेटर देन जीरो होगा, डेल्टा यू है ये भी नहीं है, डेल्टा यू अगर ग्रेटर देन जीरो होगा, तो डब्ल्यू भी ग्रेटर देन जीरो होगा। क्यों, क्योंकि डेल्टा यू और डब्ल्यू इक्वल है। डेल्टा यू और
W बराबर है, इसीलिए क्या होगा, आंसर हमारा बच्चा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, डेल्टा यू ग्रेटर देन जीरो एंड डब्ल्यू ग्रेटर देन जीरो और Q इक्वल टू जीरो। क्यों हो गया जीरो, क्योंकि इंसुलेटेड कंटेनर है। इंसुलेटेड कंटेनर में क्या होता है, हीट एक्सचेंज जीरो होता है, सिस्टम से सराउंडिंग के बीच में या सराउंडिंग से सिस्टम के बीच में कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होता है, इसीलिए Q हमारा हो गया जीरो और वर्क हो गया ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा यू जीरो ग्रेटर देन जीरो। क्यों, क्योंकि अगर क्या करेंगे हम लोग, अगर हीट का एक्सचेंज नहीं होगा तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमको पता है डेल्टा यू बराबर डब्ल्यू हो जाएगा, जितना इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा उतना ही वर्क हम लोग करेंगे, मतलब जितना वर्क किए उतना इंटरनल एनर्जी बढ़ गया। ठीक है, तो इसीलिए डेल्टा यू और डब्ल्यू ग्रेटर देन जीरो। समझ में आया, एकदम आसान क्वेश्चन आपसे पूछा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये इसको एक अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हैं, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आपको अगर ठीक ठाक से कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, एक दो ऑप्शन आपसे हो सकता है मिल जाए, क्योंकि आपको ये फॉर्मूला पता होगा, मैच द फॉलोइंग है। ठीक है, देखिए, तो ये फॉर्मूला तो आपको पता होता है, सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। बताइए, तो ये फॉर्मूला तो आपको पता होगा, डेल्टा जी का, गिब्स फ्री एनर्जी का, ये सिंपल सा फॉर्मूला तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये सिंपल सा भी फॉर्मूला अगर आपको पता है, चलिए अब इसको क्या करते हैं, छोटा सा चेंज के लिए हम लोग क्या करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन अगर इसको करेंगे तो डेल्टा जी बराबर, सब में डेल लगा देते हैं, डेल एच माइनस टी डेल एस। ठीक है, तो यहां से अगर एक बात बताइए, यहां से अभी मैं आपको समझा रहा हूं थोड़ा सा, एक बात बताइए यहां से, डेल्टा जी, डेल्टा जी अपॉन डेल्टा टी करेंगे या डेल्टा एस करेंगे यहां से। अच्छा चलिए, एक मिनट रुकिए, एक मिनट, शुरू से ही करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन से ही आपको करके दिखाते हैं। चलिए, फर्स्ट ऑप्शन से ही करके दिखाते हैं, शुरू से एक लाइन से करके दिखाते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए यहां से, चलिए पहले क्या है, डेल्टा जी अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये किसके इक्वल होगा। तो आप बताइए, एक फार्मूला आप पढ़े होंगे, एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, डेल जी इक्वल टू वी डीपी माइनस टी डीएस। ये फार्मूला सर कहां से आया, तो ये फार्मूला आप प्रूव कर सकते हैं, ये फार्मूला आप प्रूव भी कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं क्या क्या पैरामीटर इसमें लगेगा। तो सबसे पहले तो आपको पता है डेल्टा जी का फार्मूला होता है डेल्टा एच, अरे ये डेल्टा है ना, डेल्टा को स्मॉल चेंज होता है तो ये डी से लिखते हैं, डिफरेंशिएशन। ठीक है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये फार्मूला एक हो गया। डेल्टा एच का आपको फार्मूला पता है, डेल्टा एच का आपको फार्मूला पता है डेल्टा यू, डेल्टा यू प्लस क्या होता है, डेल्टा एच का फार्मूला क्या होता है बताइए, डेल्टा एच का फार्मूला क्या होता है बताइए, ये तो आसान है, ये तो आसान है। डेल्टा एच का फार्मूला क्या होता है, डेल्टा यू प्लस पीवी, डेल्टा यू प्लस पीवी, ये तो आसान है। तो ये डेल्टा एच का फार्मूला यहाँ पर पुट कीजिए। ठीक है, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करके कीजिए, तो ये हो जाएगा पी डीवी और डीपी, मतलब पी, एक बार पी को कांस्टेंट कीजिए, वी को डिफरेंशिएट कीजिए, तो पी डीवी, और एक बार वी को कांस्टेंट रखिए, पी को डिफरेंशिएट कीजिए, पार्शियल डिफरेंशिएशन इसी तरह होता है ना। तो क्या हो जाएगा, प्लस, या डिफरेंशिएट करेंगे, मल्टीप्लाई रूल से भी करेंगे तो हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा वी डीपी, इस तरह से करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे। और डेल्टा यू का भी आपको फॉर्मूला पता है, क्यू प्लस पीवी या क्यू प्लस डब्ल्यू, फर्स्ट लॉ से। ठीक है, तो ये सारा वैल्यू अगर आप पुट करेंगे तो आपके पास जो है ऊपर वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो बस आपको ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन ध्यान रखना है, बस आपको ऊपर वाला एक्सप्रेशन क्या करना है, ध्यान रखना है, तो आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, ये वो फॉर्मूला से आता है, आप एक बार ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो डेल्टा जी बराबर क्या हुआ, वी डीपी माइनस टी डीएस, ये क्या है, ये एस क्या है, इंट्रोपी है। ठीक है, चलिए हम क्या कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, एक बार क्या करते हैं, मान लेते हैं अगर यहाँ पर वी कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, डेल जी अपॉन, देखिए ये वाला जीरो हो गया, तो ये क्या हो गया, डेल जी अपॉन डेल एस, क्या हुआ, डेल जी अपॉन डेल एस। डेल एस वाला कहीं पर है, नहीं है, डेल एस वाला नहीं है, चलिए तो ये छोड़ दीजिए, दूसरे टर्म को जीरो करते हैं, ये डेल एस वाला हमारे पास नहीं है। तो मान लेते हैं यहाँ पर अगर एक बार हमारा क्या हो गया, अगर टेम्परेचर जीरो हो गया या टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अरे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है वैसे भी, तो ये क्या हो जाएगा, डेल जी, डेल जी पॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर को यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, कांस्टेंट मान लिया है, टेम्परेचर को यहाँ पर मैंने क्या मान लिया, कांस्टेंट मान लिया, तो बराबर ये वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा।
तो डेल जी अपॉन डेल पी है कहीं पे, डेल जी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम, वेयर इज वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम वॉल्यूम, ये वाला। चलिए इंटरनल एनर्जी का देख लेते हैं। इंटरनल एनर्जी का आपको फॉर्मूला पता है, क्या होता है इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला? इंटरनल एनर्जी का आपका फॉर्मूला हो जाता है, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाता है डेल्टा यू इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। ये तो बहुत फेमस फार्मूला है, ये फार्मूला बहुत ही फेमस है, ये 100% वैलिड होता है, किसी भी प्रोसेस के लिए आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर बताइए, यहाँ पर बताइए, तो ये इसको डेल के टर्म में लिख सकते हैं, तो डेल यू, इसको भी डेल के टर्म में लिख सकते हैं, तो डेल टी, डेल यू अपॉन डेल टी, देखिए एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और ये प्रोसेस देखिए कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही हो रहा है, सी बी कांस्टेंट वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, सी बी हो जाएगा। देखिए ध्यान से, डेल यू अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम बराबर सी बी हो जाएगा, तो डेल यू अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम बराबर हो जाएगा सी बी आपका। देखिए ये दोनों से भी आप निकाल सकते हैं, और डेल एच का भी तो आपको फॉर्मूला पता ही है, अभी बताए थे। तो डेल एच बराबर हो जाता है, डेल एच बराबर आपका हो जाता है, डेल एच बराबर क्या हो जाता है, डेल एच हमारा क्या है, अरे चेंज इन इंथैल्पी, चेंज इन इंथैल्पी, चेंज इन इंथैल्पी एट कांस्टेंट प्रेशर, उसी को बोलते हैं डेल एच। तो हो जाता है एन सीपी डेल्टा टी, एन सीपी डेल्टा टी। और डेल लिखेंगे तो इस तरह से डेल लिख दीजिए, इस तरह से स्मॉल चेंज के लिए। तो डेल एच अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये देखिए कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, ये कांस्टेंट प्रेशर पे प्रोसेस होता है। अरे कांस्टेंट प्रेशर पे अगर कोई भी सिस्टम हीट को गेन करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंथैल्पी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सीपी के बराबर हो जाएगा, ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, सीपी के बराबर हो जाएगा, वेरी सीपी है, और ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये सिंपल फॉर्मूला से आ जाएगा, ये फर्स्ट वाला तो सिंपल से आ जाएगा। मतलब डेल्टा जी बराबर डेल्टा टी माइनस टी डेल्टा एस, ये सिंपल फॉर्मूला से। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट का आपका हो गया सेकेंड, फर्स्ट का सेकेंड एंड सेकेंड का फर्स्ट, सेकेंड का फर्स्ट, ये भी सही है। सी का थर्ड, सी का सी का फोर्थ है, तो सी का फोर्थ, सेकेंड ऑप्शन। ध्यान से देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, बस ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, डेल जी इक्वल टू वी डीपी माइनस टी डेल एस। देखिए ध्यान से देखिए, ये फॉर्मूला अगर आपको चाहिए कि प्रूफ आपको नहीं आता है, तो मैं आपको प्रूफ जो है, प्रूफ करके मैं आपको जो है मतलब नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर करेंगे तो थोड़ा लंबा चला जाएगा, इसीलिए एक बार आप देख लीजिएगा, आपको पक्का समझ में आ जाएगा। ये फॉर्मूला बस आपको याद रखना है। इसमें हम लोग यूज करते हैं, एक तो डेल्टा जी का फॉर्मूला गिव्स फ्री एनर्जी, एक डेल्टा एच का फॉर्मूला, एक डेल्टा यू का फॉर्मूला, और एक सेकेंड लॉ इंट्रोपी का भी फॉर्मूला यूज करते हैं, एस बराबर क्यू अपॉन टी होता है ना, क्यू अपॉन टी, वो भी यूज करते हैं। तो ये तीनों चारों फॉर्मूला यूज करके ये वाला आता है, डेल्टा जी इक्वल टू वी डी पी माइनस टी डी एस। तो ये याद रखना है, ठीक है, ये वाला याद रखना है, ये बहुत आपको काम देगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो इससे हम लोग जो है डीजी अपॉन डीपी निकाल लिया, कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। डेल्टा एच का फॉर्मूला यूज किए, डेल्टा एच इंथैल्पी होता है। यहाँ पर आगे में एक क्वेश्चन और है जिस जहां पर हम यूज करेंगे, कोई भी सिस्टम अगर कांस्टेंट प्रेशर पे हीट को गेन करता है, उसी को डेल्टा एच बोलते हैं, और कुछ नहीं है। और यहाँ पर डेल्टा यू का फॉर्मूला दिया, यूनिवर्सल है, एनसीवी डेल्टा टी, एनसीवी डेल्टा टी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द स्टैंडर्ड इंथैल्पी एंड स्टैंडर्ड इंट्रोपी ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ दिस। तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी आपको दिया हुआ है डेल्टा एच, स्टैंडर्ड बोले तो लगा देते हैं नॉट, ठीक है। तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी एंड स्टैंडर्ड इंट्रोपी, तो पहले इंथैल्पी दिया हुआ है, N2O4 जब डिकम्पोज करेगा, N2O4 जब डिकम्पोज करेगा तो क्या बनेगा, NO2 बनेगा, NO2 बनेगा। N2O4 डिकम्पोज करेगा तो NO2 बनेगा, 2 लगा दिया यहाँ पे बैलेंस करने के लिए। तो हाँ, डेल्टा एच दिया हुआ है, डिकम्पोजिशन का कितना दिया हुआ है, 55.0 किलो जूल, ठीक है, किलो जूल पर मोल है। और आपके पास जो है इसका, हाँ, इंट्रोपी भी दिया है, डेल्टा एस नॉट भी दिया हुआ है, आपको कितना दिया हुआ है, 175.0 जूल। अच्छा, जूल किलो जूल में देखिएगा, यहाँ पर जूल दिया हुआ है, जूल पर मोल। अच्छा, ये किलो जूल है क्या, ये हमको लगता है जूल पर केल्विन मोल दिया है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जूल किलो जूल पर मोल होगा। अच्छा, इंट्रोपी, इंट्रोपी है ना, इंट्रोपी का 2 यूनिट हो सकता है, यस यस यस, सही है। इंट्रोपी के फॉर्मूला में टेम्परेचर तो आता ही, जूल पर केल्विन पर मोल, एकदम सही है। ये जूल में है, ये किलो जूल में है,
ये जूल में, ये इंथैल्पी है, ये इंट्रोपी है, ये इंथैल्पी है, इंट्रोपी है, ठीक है। ओके, द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, अरे फ्री एनर्जी चेंज निकालने के लिए बोल रहा है, तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा जी, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, बस खत्म हो गया, खत्म हो गया, डेल्टा जी तो निकालना है बस, डेल्टा जी निकालना है, डेल्टा एच पता है, यस सर पता है, 55, अच्छा किलो जूल है, किलो जूल है तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये जूल में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस टी, टेम्परेचर कितना है, तो सर टेम्परेचर भी तो पता है, टेम्परेचर भी तो पुट कर देते हैं, टेम्परेचर है हमारा 25 डिग्री सेल्सियस, तो इसको केल्विन में चेंज करते हैं, तो केल्विन में कितना हो जाएगा, केल्विन में 298 केल्विन हो जाएगा, इंटू 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 क्या करेंगे, डेल्टा एस, डेल्टा एस कितना है, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, ये है 175 और ये जूल में ही है, चेंज नहीं करना है, तो डेल्टा जी का यहाँ से वैल्यू आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, डेल्टा जी आप जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, डेल्टा जी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हो जाएगा 55,000 और इसको करिएगा तो कुछ आएगा, देखिए कितना आंसर आता है, ठीक है, कर लीजिएगा एक बार, एक बार कर लीजिएगा, आई होप इसका आंसर जो है डेल्टा जी आएगा 2850 जूल पर मोल, एक बार करके देख लीजिएगा, बस कैलकुलेशन करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ लिखिए सब्ट्रैक्ट कीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है, आसान क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। इस रिएक्शन के लिए N2O4 जब डिकम्पोज करता है NO2 में, तो इस रिएक्शन के लिए आपको दिया हुआ है, इस रिएक्शन के लिए आपको डेल्टा एच, स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज और स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज आपको दिया हुआ है, और गिब्स फ्री एनर्जी निकालने के लिए बोल रहा है 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो ध्यान ये रखना है कि ये हमारा जो है किलो जूल है, तो इसको जूल में कन्वर्ट करना है, और टेम्परेचर को आपको जो है केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो 298 केल्विन हो जाएगा, ठीक है, करिएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा इतना आ रहा है कि नहीं, नहीं तो नहीं भी आ सकता है, शायद इसका यही आंसर है, ओके, आप लोग देख लीजिएगा कितना आंसर आ रहा है, कमेंट कीजिएगा, ठीक है, सही है कि नहीं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन, क्वेश्चन है द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन आर रिप्रेजेंटेड एट, क्वेश्चन पूछा है 23 जनवरी शिफ्ट टू, ठीक है, एक शिफ्ट में आपको जो है दो क्वेश्चन भी मिल सकता है, इसका मैक्सिमम टाइम आपको दो क्वेश्चन ही मिलेगा, बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर है, आप दोनों अगर कवर कर लेते हैं, थर्मोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक्स, दोनों को एक में भी मान सकते हैं, या अलग अलग भी है, हाँ अलग अलग करके भी मानेंगे, दोनों मतलब सेम ही है, थर्मोडायनेमिक्स थर्मोकेमिस्ट्री साथ में ही पढ़ाया जाता है, तो थर्मोकेमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स दोनों आप कवर करते हैं, तो एक शिफ्ट में आप दो क्वेश्चन जो है मतलब जो है आपका आ सकता है, ठीक है, चलिए, तो आपको पता है कि डेल्टा जी का फॉर्मूला जो हमारा होता है, देखिए डेल्टा जी पे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है, तो पूछ रहा है कि टेम्परेचर पे जो है कौन सा, ये जो चारों प्रोसेस आपको दिया है, कौन सा टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है, कौन सा टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है, तो बताइए, यहाँ पर तो लिखा है एनी टेम्परेचर, तो ये तो टेम्परेचर पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है, यहाँ पर भी लिखा है एनी टेम्परेचर, तो ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो टेम्परेचर पे ये देखिए ये दोनों बस डिपेंड कर रहा है, ये दोनों, तो ऑप्शन हो गया, ऑप्शन हो गया, ये देखिए ये हमारा ऑप्शन ए है, ये हमारा ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, ये सी है, और ये ऑप्शन डी है, तो ऑप्शन बी और सी, वेर इज बी एंड सी, थर्ड ऑप्शन हो गया आंसर, बट आपको समझाते हैं, देखिए क्या यहाँ पर जो है क्वेश्चन क्या है, एक बार ध्यान से बताइए, अगर आप डेल्टा एच का वैल्यू देखिए, बताइए तो डेल्टा जी अगर निगेटिव होगा, अगर डेल्टा जी लेस देन जीरो होगा, बोले तो निगेटिव, अगर डेल्टा जी निगेटिव होगा तभी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, तभी प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, डेल्टा जी जब निगेटिव होगा तभी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है, तो डेल्टा जी निगेटिव करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, देखिए ध्यान से, अगर अगर ध्यान से देखिए, अगर हम डेल्टा जी को पॉजिटिव मतलब डेल्टा एच को पॉजिटिव ले लेंगे, ठीक है, पहला वाला ऑप्शन, और डेल्टा एस को निगेटिव ले लेंगे, ठीक है, तो डेल्टा एस को निगेटिव अगर ले लिए, तो ये निगेटिव और डेल्टा एस वाला निगेटिव मिलके ये पॉजिटिव बन जाएगा, देखिए ये बीच वाला टर्म पॉजिटिव बन जाएगा और ये भी पॉजिटिव, ध्यान से देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर हम लोग डेल्टा एस को लेते हैं निगेटिव, पहला वाला केस डेल्टा एस को लेते हैं निगेटिव और डेल्टा एच को लेते हैं पॉजिटिव, तो ये निगेटिव और ये बीच वाला निगेटिव फॉर्मूला का मिलके हो जाएगा पॉजिटिव, और ये भी है पॉजिटिव, तो दोनों मिलके डेल्टा जी हमेशा पॉजिटिव देगा, डेल्टा जी हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा, तो स्पॉन्टेनियस होगा, अल्वेज नॉन स्पॉन्टेनियस, टेम्परेचर पे तो डिपेंड ही नहीं करेगा,
प्रोसेस कोई भी हो टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं करेगा, ऑलवेज स्पॉन्टेनियस होगा। इसीलिए क्या होगा, ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस होगा ना, ग्रेटर देन जीरो, ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। टेम्परेचर पे तो डिपेंड ही नहीं करेगा, इस केस में तो टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं करेगा। चलिए, तो इसीलिए लिखा है नॉन स्पॉन्टेनियस, एनी टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर आप ले लीजिए, तो पहला सही है। ठीक है, पहला सही है, मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। आपको पूछ रहा है कौन सा टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, आसान क्वेश्चन है, आपको दे भी दिया है। चलिए, लास्ट वाला एक बार देख लेते हैं। लास्ट वाला भी अगर देखेंगे, लास्ट वाला भी देखेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। देखिए तो अगर हम लोग ये लास्ट वाला देखते हैं, देखिए ये डेल्टा एच अगर निगेटिव ले लेंगे और डेल्टा एच निगेटिव और डेल्टा एच ले लेंगे पॉजिटिव, ध्यान से देखिए, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, ये दोनों मिलके तो निगेटिव ही देगा, ये भी निगेटिव है, तो ओवरऑल वैल्यू तो निगेटिव निगेटिव ही आ रहा है। देखिए तो डेल्टा जी हमेशा लेस देन जीरो, टेम्परेचर कुछ भी हो। क्या बोले कि डेल्टा एच को ले लीजिए पॉजिटिव, तो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव मिलके क्या देगा, निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव क्या होता है निगेटिव, और ये डेल्टा एच भी निगेटिव है, तो निगेटिव निगेटिव तो निगेटिव ही वैल्यू देगा, मतलब डेल्टा जी लेस देन जीरो, ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, ये ऑलवेज स्पॉन्टेनियस होगा, स्पॉन्टेनियस, ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, इस केस में तो हमेशा स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, इस केस में तो हमेशा स्पॉन्टेनियस होगा, चाहे टेम्परेचर आप कम करिए ज्यादा करिए, देखिए ये दोनों टेम्परेचर पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है। फर्स्ट वाला और लास्ट वाला टेम्परेचर पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है, ये दोनों टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, ये दोनों बस टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। कैसे, देखिए दोनों पॉजिटिव ले लिए, दोनों पॉजिटिव, मतलब ध्यान से देखिए, तो यहाँ ऊपर में ही बता देते हैं, ये भी ले लिए पॉजिटिव, ये भी ले लिए पॉजिटिव। ठीक है, तो ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो ये टोटल टर्म है निगेटिव, ये टोटल टर्म है निगेटिव, ओवरऑल टर्म निगेटिव हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ध्यान से देखिए, तो इसका वैल्यू जितना बड़ा होगा उतना स्पॉन्टेनियस होगा, तो इसका वैल्यू डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पे, तो टेम्परेचर अगर बढ़ेगा, इस वाले केस में अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो स्पॉन्टेनियस होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। देखिए टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, बीच में है माइनस साइन, तो जिसका इसका वैल्यू अगर ज्यादा होगा, टी डेल्टा इसका वैल्यू ज्यादा होगा, तो निगेटिव में वैल्यू ज्यादा आया, निगेटिव में वैल्यू ज्यादा आया तो निगेटिव यहाँ पर आएगा, डेल्टा जी निगेटिव आएगा, और निगेटिव होगा तो स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, उसी तरह दूसरा भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसमें टेम्परेचर बढ़ेगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ेगा तो स्पॉन्टेनियस होगा, लो टेम्परेचर पे नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, लो टेम्परेचर पे नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। समझ में आ रहा है सब, बताइए, दोनों अगर पॉजिटिव ले लेंगे, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये ओवरऑल क्या आ जाएगा, ये ओवरऑल हमारा नेगेटिव आ जाएगा। ये टोटल अगर पॉजिटिव है तो इसका वैल्यू जितना ज्यादा होगा उतना डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए डेल्टा जी पे ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, गिब्स फ्री एनर्जी सबसे इंपॉर्टेंट है। लेट अस कंसीडर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन व्हिच इज नॉन स्पॉन्टेनियस एट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ध्यान से देखिए, फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, और क्या बोल रहा है, however the reaction is spontaneous at boiling point of water, मतलब टेम्परेचर बढ़ा दिए, 100 डिग्री सेल्सियस कर दिए, 100 डिग्री सेल्सियस कर दिए, इंडोथर्मिक मतलब हीट को गेन कर रहा है, हीट को गेन कर रहा है सिस्टम। ठीक है, तो पहले जीरो पे था, अब 100 पे कर दिए तो स्पॉन्टेनियस हो गया, स्पॉन्टेनियस हो गया, मतलब टेम्परेचर पे देखिए डिपेंड कर रहा है ना, ये वैल्यू देखिए यहाँ से यहाँ बढ़ गया ना 100, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, तो बोल रहा है डेल्टा एच, और डेल्टा एच का वैल्यू क्या होगा पॉजिटिव निगेटिव में। ठीक है, फॉर्मूला लिख लेते हैं, बहुत ही आसान है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, चलिए, क्या बोल रहा है कि अगर टेम्परेचर बढ़ा है तो स्पॉन्टेनियस हो गया, टेम्परेचर बढ़ा है तो स्पॉन्टेनियस, पहला ही ऑप्शन चेक कर लेते हैं, पहला ही ऑप्शन चेक कर लेते हैं, बोल रहा है दोनों पॉजिटिव होगा, डेल्टा एच तो दोनों पॉजिटिव लिख लेते हैं, डेल्टा एच भी पॉजिटिव और डेल्टा एस भी पॉजिटिव। ठीक है, डेल्टा एच भी पॉजिटिव, डेल्टा एस भी पॉजिटिव। चलिए, अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए कि ये वाला टर्म पॉजिटिव है और ये वाला टर्म भी पॉजिटिव है, तो टेम्परेचर का वैल्यू जितना बढ़ेगा, टेम्परेचर का वैल्यू जितना बढ़ेगा, टी डेल्टा एस का वैल्यू उतना ज्यादा आएगा, टी डेल्टा एस का वैल्यू उतना ज्यादा आएगा। और ये जब क्या, ये देखिए निगेटिव वैल्यू ज्यादा हो जाएगा, ये आगे में माइनस लगा है ना, देखिए ये वाला माइनस,
तो ये निगेटिव वैल्यू ज्यादा होगा तो डेल्टा जी उतना क्या होगा, निगेटिव। तो डेल्टा जी निगेटिव का मतलब स्पॉन्टेनियस। इसीलिए टेम्परेचर बढ़ाने पे इसीलिए टेम्परेचर बढ़ाने पे स्पॉन्टेनियस हो जा रहा है। टेम्परेचर का वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं तो स्पॉन्टेनियस हो जा रहा है। पहला ही ऑप्शन सही है, पहला ही ऑप्शन सही है। दोनों का वैल्यू अगर पॉजिटिव होगा, दोनों का वैल्यू अगर पॉजिटिव होगा, दोनों का वैल्यू अगर पॉजिटिव होगा तो टेम्परेचर बढ़ाने पे स्पॉन्टेनियस होगा। 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 दोनों का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो टेम्परेचर बढ़ाने पे स्पॉन्टेनियस होगा, क्योंकि इसका वैल्यू उतना ज्यादा क्या आ जाएगा, निगेटिव। निगेटिव कहने का मतलब आगे माइनस साइन है ना, तो सब्ट्रैक्ट अगर करेंगे, इसका वैल्यू भी पॉजिटिव, इसका वैल्यू भी पॉजिटिव, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर इसका वैल्यू ज्यादा आएगा तो ये ज्यादा निगेटिव आ जाएगा, डेल्टा जी। ठीक है। मान लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे, ध्यान से देख लीजिए, एक बार फिर से समझा देते हैं, फिर से एक बार बताते हैं। चलिए, ये तो क्वेश्चन है, देखिए यहां पर बताते हैं। चलिए, 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री से टेम्परेचर तो कम है, टेम्परेचर तो कम है, तो मान लेते हैं टी डेल्टा एस का वैल्यू, टी डेल्टा एस का वैल्यू जो है 90 आ गया सपोज। और 100 डिग्री सेल्सियस पे टी डेल्टा एस का वैल्यू 200 आ गया, 200 आ गया। ठीक है। तो देखिए, ये वैल्यू जितना ज्यादा होगा, टी डेल्टा एस का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, उतना ये निगेटिव में आएगा, डेल्टा जी। और डेल्टा जी जितना निगेटिव होता है, डेल्टा जी जितना निगेटिव होता है, उतना ही वो स्पॉन्टेनियस होता है। ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे स्पॉन्टेनियस की तरफ जा रहा है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हमारा है कि स्टैंडर्ड इंट्रोपी ऑफ x2 y2 एंड xy5 आर 70, 50 एंड दिस द टेम्परेचर इन केल्विन एट विच द रिएक्शन इज। ठीक है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि आपको स्टैंडर्ड इंट्रोपी दिया हुआ है। ठीक है। रिएक्शन क्या है, 1/2 x2 प्लस 5/2 y2 बैलेंस करके लिखा है, गिव्स x y 5। इस रिएक्शन का जो है एनर्जी दिया हुआ है, इस रिएक्शन का आपको जो है इंथैल्पी दिया हुआ है, डेल्टा एच। डेल्टा एच रिएक्शन दिया हुआ है आपको -35 किलो जूल पर मोल। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबका अलग अलग इंट्रोपी दिया हुआ है, तो इंट्रोपी ऑफ रिएक्शन निकाल लेते हैं। इंट्रोपी ऑफ रिएक्शन निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट, इसी तरह से निकालते हैं। अरे डेल्टा एच भी निकालते हैं। डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट। इसी तरह से इंट्रोपी चेंज भी निकालना है, तो इंट्रोपी रिएक्शन के लिए निकालना है, तो इंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। उसी तरह डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट। उसी तरह डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट। उसी तरह इंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। तो निकाल लेते हैं थोड़ा। ठीक है। तो प्रोडक्ट तो ये है ना, प्रोडक्ट तो ये है। तो प्रोडक्ट का एंट्रोपी कितना है, प्रोडक्ट का एंट्रोपी आपके पास दिया हुआ है 110 जूल पर मोल, माइनस इसका लिख लेते हैं। तो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ लिखेंगे। पहले लिखते हैं x2 का, तो x2 का स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 1/2, तो 1/2 इंटू कितना हो जाएगा 70 प्लस 5/2, इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 5/2, 5/2 इंटू 50। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से डेल्टा एस का वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 35 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 25, 25। अच्छा, एक बार कर लेते हैं कैलकुलेशन। तो डेल्टा एस का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 110 माइनस, ये हो जाएगा आपका 35 प्लस ये 25 हो जाएगा। यहाँ से एक बार इसको काट देते हैं, ये आपका 25 हो जाएगा, 25 इंटू 5 125, कितना हो जाएगा 125। तो ये हो जाएगा 110 माइनस, ये 550 हो गया, 2 और 3 और 5 16, और ये 160। तो ये कितना आ गया, डेल्टा एस आपका आ गया -50। डेल्टा एस आ गया आपका -50, डेल्टा एस आ गया -50। डेल्टा एस रिएक्शन का आ गया, डेल्टा एस रिएक्शन का -50 आ गया। ये सब मैं थोड़ा मिटा देता हूँ। चलिए, अभी आपको निकालने के लिए क्या बोल रहा है, अभी आपको फाइनल टेम्परेचर निकालने के लिए बोल रहा है क्या, द टेम्परेचर इन केल्विन। अच्छा, इक्विलिब्रियम पे टेम्परेचर कितना होगा ये निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है। तो आपको पता है कि इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी का वैल्यू 0 होता है।
इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी का वैल्यू 0 होता है, तो आपको पता है डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, तो डेल्टा जी का वैल्यू कितना हो जाएगा, डेल्टा जी का वैल्यू 0 है, डेल्टा जी का वैल्यू 0 है, इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी का वैल्यू 0 होता है। और आपको डेल्टा एस का वैल्यू अभी निकाल लिए हैं, और डेल्टा एस का वैल्यू अभी निकाल लिए हैं, और डेल्टा एच का वैल्यू आपको दिया हुआ है, डेल्टा एच का वैल्यू आपको दिया हुआ है, डेल्टा एच का वैल्यू दिया हुआ है। तो 0 बराबर हो जाएगा, 0 क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी का वैल्यू 0 होता है। तो 0 बराबर डेल्टा एच का वैल्यू -35 किलो जूल है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किलो जूल है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस टी इंटू डेल्टा एच कितना है बच्चा, 50 है सर, 50 है। चलिए, तो इसको इस साइड लेके चले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, और ये माइनस में आया है ना, ये माइनस में आया तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3500 ना, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय 50, ये माइनस माइनस प्लस हो गया बराबर टी। तो यहाँ से 0 से 0 गया, और ये हो जाएगा 7 5 35, 700 आंसर हो जाएगा, 700। टेम्परेचर आप कितना आ गया, 700, टेम्परेचर कितना आ गया 700। देखिए बेहतरीन तरीके से मैंने सॉल्व कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन आपको जो है रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का इंट्रोपी आपको दिया हुआ था, रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का इंट्रोपी दिया हुआ था, तो आपको इंट्रोपी ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो जिस तरह से इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, आगे में क्वेश्चन करेंगे इंथैल्पी वाला, ये इंट्रोपी दे दिया है। तो इंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है, XY5, तो इंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या, इंट्रोपी ऑफ रिएक्शन आ गया हमारा कितना, -50 जूल, -50 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, -50 जूल आपका आ गया, -50 जूल। और डेल्टा एच रिएक्शन का दिया हुआ है, ये डेल्टा एच रिएक्शन का है। ठीक है, कुछ नहीं लिखा रहे यहाँ पे, और रिएक्शन के बाद बगल में लिखा रहता है तो उसको डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन ही बोलते हैं। ये डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन है, तो डेल्टा एच रिएक्शन भी दिया हुआ था आपको। ठीक है, तो क्या करना था, आपको डेल्टा जी का फॉर्मूला यूज करना था। डेल्टा जी 0 होता है इक्विलिब्रियम पे, डेल्टा जी 0 होता है इक्विलिब्रियम पे, याद रखेंगे, तो इसीलिए 0 कर दिया और वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, और ये याद रखना है, ये देखिए एग्जाम में क्या होता है ना, कि हम लोग जल्दी जल्दी में वैल्यू पुट कर देते हैं। ये तो आपका इंटीजर टाइप है, तो इसमें तो आपको जो है मतलब आपको आंसर भी नहीं पता है, ऑप्शन भी नहीं है आपके पास, जो आपको थोड़ा गलत भी हो जाएगा तो लगेगा कि ऑप्शन में है ही नहीं, तो फिर से ट्राई करते हैं, कहीं गड़बड़ हुआ है। लेकिन आपको इसमें गड़बड़ पता भी नहीं चलेगा, इसीलिए किलो जूल को मार्क कर लेंगे, किलो जूल को ये 1000 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ता है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये बेहद आसान क्वेश्चन है, ये बेहद आसान क्वेश्चन है, लेकिन एक चीज आपको यहाँ पर समझना होगा। ये क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, ये रिएक्शन लिखा हुआ है, और ये प्लस करके 2x किलो कैलोरी लिखा हुआ है, ये रिएक्शन लिखा है, और इसी के साथ प्लस प्लस करके +y किलो कैलोरी लिखा हुआ है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि डेल्टा एच दिया हुआ है अलग से, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है, डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है, डेल्टा एच ऑफ कंबसन दिया हुआ है, ऐसा नहीं है। डायरेक्ट रिएक्शन के बगल में ही प्लस देके लिख दिया है, और हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2 गैस का पूछ रहा है, SO2 गैस का हीट ऑफ फॉर्मेशन पूछ रहा है। बहुत बेहद आसान क्वेश्चन है। चलिए, तो इस तरह से अगर लिखा हो, इस तरह से अगर लिखा हो, तो आप मान के चलिए कि इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच है वो निगेटिव है, -2x कैलोरी है, -2x किलो कैलोरी है, इसलिए क्योंकि देखिए ये प्लस है, मतलब देखिए प्रोडक्ट में ये प्लस होके 2x किलो कैलोरी है, मतलब बैकवर्ड रिएक्शन, देखिए ध्यान से, बैकवर्ड रिएक्शन इंडोथर्मिक है। SO3 2x किलो कैलोरी हीट गेन करेगा, तब S गैस और 3/2 O2 गैस में कन्वर्ट होगा, मतलब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, हीट लेके डिकम्पोज करेगा। तो फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक, फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक, हीट रिलीज करेगा। उसी तरह इसमें भी है, एक बार लिख देते हैं, S गैस +3/2 O2 गैस गिव्स SO3 गैस, और ये बैकवर्ड से ये इसमें प्लस करेंगे, तो SO3 में प्लस करेंगे 2x किलो कैलोरी, तब जाके ये इसमें टूटेगा, मतलब बैकवर्ड रिएक्शन क्या है, इंडोथर्मिक है। तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा, इसका डेल्टा एच क्या हो जाएगा, -2x कैलोरी, -2x कैलोरी, 2x किलो कैलोरी, 2x किलो कैलोरी, -2x किलो कैलोरी, -2x किलो कैलोरी। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, तो ये माइनस क्यों लगाए, क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन इंडोथर्मिक है ना, बैकवर्ड रिएक्शन इंडोथर्मिक है, ये इतना हीट गेन करेगा, SO3 इतना हीट गेन करेगा, उसके बाद रिएक्टेंट में टूटेगा,
समझ रहे हैं बात? तो इसीलिए डेल्टा एच रिएक्शन का लिखेंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन हमारा क्या है, एक्सोथर्मिक है, ठीक है, हीट को रिलीज कर रहा है। उसी तरह दूसरा रिएक्शन देखेंगे, हमको SO3 का फॉर्मेशन लिखना है, तो इस रिएक्शन को उल्टा कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, तो उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, SO3 गैस, SO3 गैस गिव्स SO2 गैस प्लस हाफ O2, प्लस हाफ O2, ठीक है। और इसका अगर हम लोग देखेंगे, इसका अगर हम लोग देखेंगे डेल्टा एच, इसका अगर हम लोग डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन देखेंगे, तो ये भी क्या है, -y किलो कैलोरी, क्योंकि ये भी बैकवर्ड से क्या है, अरे ये रिएक्शन भी बैकवर्ड से हमारा क्या है, ये रिएक्शन भी बैकवर्ड से हमारा क्या है, इंडोथर्मिक है, इंडोथर्मिक, तो फॉरवर्ड क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक, ठीक है। दोनों रिएक्शन को ऐड कर देंगे तो ध्यान से देखिए, प्रोडक्ट में यहाँ पर हाफ O2 है, यहाँ पर 3/2 O2 है, तो क्या कितना आ जाएगा, कितना O2 आ जाएगा, देखिए ये SO2 से ये SO2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा S गैस प्लस, देखिए 3/2 O2 में से 1/2 O2 जाएगा, 3/2 O2 में से 1/2 O2 जाएगा, तो कितना बचेगा, 1 O2, समझ रहे बात, कितना O2 बचेगा, एक O2 बचेगा, गिव्स SO2 गैस। तो दोनों रिएक्शन को ऐड किए, इसको फर्स्ट को उल्टा कर, फर्स्ट को ऐड किए सेकेंड को उल्टा करके, सेकेंड को उल्टा करके, इस तरह से फर्स्ट को ले लिए, फर्स्ट रिएक्शन को ले लिए, उसको ऐड कर दिए सेकेंड को उल्टा करके, तो सेकेंड वाला माइनस हो जाएगा, सेकेंड वाला माइनस हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा, फर्स्ट का इंथैल्पी कितना, -2x किलो कैलोरी प्लस, और इसको माइनस करके, इसको माइनस करके, और ये माइनस में पहले से है, -y किलो कैलोरी, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो y आ गया आपका प्लस में, y आ गया आपका प्लस में, y -2x किलो कैलोरी, तो y -2x हो जाएगा, y -2x हो जाएगा, y -2x हो जाएगा, y -2x हो जाएगा। देखिए ध्यान से बताइए, समझ में आया कि नहीं, अरे बेहद आसान था। इसको सेकेंड वाले को उल्टा करके जोड़ दिया, सेकेंड वाले को उल्टा करके जोड़ दिया, सेकेंड वाले को उल्टा करके जोड़ दिया, यही तो हमारा SO2 का फॉर्मेशन है, तो इसका फॉर्मेशन एनर्जी नहीं आ जाएगा, डेल्टा एच एफ फॉर्मेशन, डेल्टा एच एफ फॉर्मेशन, इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, या इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला यूज करके भी बना सकते हैं। तो इसको देखिए, ये देखिए ध्यान से कितना आसानी से आंसर आ गया। ये तो फर्स्ट वाले रिएक्शन को कुछ नहीं किए, तो इसको डायरेक्ट लिख दिए, सेकेंड वाले रिएक्शन को उल्टा करके ऐड किए, तो ये -y जो है +y बन जाएगा, इसीलिए +y -2x, तो ऑप्शन हमारा हो गया सेकेंड, y -2x। एक बार अपने से बनाने का प्रयास कीजिए, आसान है, एक बार अपने से बनाने का प्रयास कीजिए, आसान है। फर्स्ट वाले रिएक्शन को कुछ नहीं किए, ऐसे ही रहने दिए, तो -2x, देखिए यहाँ पर भी आपको दिख रहा है, सेकेंड वाले रिएक्शन को उल्टा करके ऐड कर दिए, तो -y+y हो जाएगा, देखिए यहाँ पर -y+y हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, थर्मोकेमिस्ट्री से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन है द फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ डेल्टा एच एफ ऑफ Hg, मतलब H गैस एंड O गैस इज इतना, फॉर्मेशन इंथैल्पी दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली एट इतना केल्विन, टेम्परेचर दिया हुआ है, हाँ, डेल्टा एच एफ फॉर्मेशन वाटर का दिया हुआ है, वाटर का डेल्टा एच एफ फॉर्मेशन दिया हुआ है, किलो जूल में दिया हुआ है, ये भी सारा किलो जूल में है, ठीक है। एट द सेम टेम्परेचर द एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ OH बॉन्ड, ओके, मतलब वाटर का रिएक्शन लिखना है, आपको पता है H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2, यही हमारा रिएक्शन है, H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2, बैलेंस है क्या, यस सर बैलेंस है, एकदम बैलेंस है, एकदम बैलेंस है। चलिए, आपको इसका फॉर्मेशन इंथैल्पी दिया हुआ है, इसका फॉर्मेशन इंथैल्पी दिया हुआ है, इसका फॉर्मेशन इंथैल्पी दिया हुआ है, तो बोल रहा है एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ दिस बॉन्ड, ओके, ये बॉन्ड का एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी आपको पूछा है। तो आपको पता है डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन बराबर होता है डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट। अगर फॉर्मेशन इंथैल्पी दिया हुआ है तो ये लगाएंगे, और कंबसन दिया होता है तो उल्टा हो जाता है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, बस इतना ही। एक मैं आपको लास्ट में होमवर्क भी दे दूंगा, ठीक है, एक क्वेश्चन मैं लास्ट में आपको होमवर्क दे दूंगा, ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन, ओके। ये अभी याद रख लीजिए, अगर फॉर्मेशन एनर्जी दिया रहेगा, सबका फॉर्मेशन एनर्जी दिया हुआ है, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कीजिए, कंबसन दिया है तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन यहाँ पर दिया हुआ है वाटर का, ये जो वाटर का आपको दिया हुआ है -242 किलो जूल है, तो सब वो किलो जूल में ही रहने दीजिए, इक्वल टू रिएक्टेंट का, ये पहले प्रोडक्ट का फॉर्मेशन एंथैल्पी दिया हुआ है ना, अच्छा प्रोडक्ट का पहले, ओके,
ओके ठीक है। प्रोडक्ट का कितना है, प्रोडक्ट का हमको निकालना है। प्रोडक्ट वाला हमको क्या करना होता है, निकालना होता है। तो प्रोडक्ट का चलिए निकालते हैं, प्रोडक्ट का चलिए निकालते हैं। तो प्रोडक्ट का इंथैल्पी आपको निकालना है, तो देखिए यहाँ पर H2O में कितना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड होगा, OH। देखिए तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कितना बॉन्ड होगा, दो बॉन्ड होगा। तो आपको क्या पूछा है, OH बॉन्ड का क्या पूछा है, बॉन्ड इंथैल्पी। तो यहाँ पर दो OH बॉन्ड है, तो यहाँ पर इसीलिए लिख देंगे 2OH बॉन्ड। मतलब इसी का इंथैल्पी हमको निकालना है, बेसिकली इंथैल्पी ही लिख रहे हैं। माइनस डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या क्या है, तो रिएक्टेंट सर आपका H2 गैस है, H गैस है और O गैस है। यहाँ पर दिमाग लगाना है, यहाँ पर बस H गैस दिया हुआ है। तो H गैस दिया हुआ है, यहाँ पर हमने H2 लिया हुआ है। वैसे H2 के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पे आपको H गैस दे दिया है, इसीलिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 2 से मल्टीप्लाई करना होगा 220 को, प्लस और यहाँ पे 250 को 250 को सेम रख देंगे, सारा किलो जूल में है। 250 को सेम रख देंगे, 250 को यहाँ पर सेम रख देंगे। बताइए, 250 को यहाँ पर सेम रख देंगे, 250 को यहाँ पर सेम रख देंगे, 250 को सेम रख देंगे। समझ में आ रहा है, 250 को यहाँ पर सेम रख देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्यों सेम रखें, क्योंकि एक ही ऑक्सीजन है ना, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, -242, और ये सारा टर्म इधर आ जाएगा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 आपका। हाँ, पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 440 +250। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा 2OH, और 2 से डिवाइड भी कर देना है, क्योंकि OH का बॉन्ड का स्ट्रेंथ पूछा है। यहाँ पर H2O में दो OH बॉन्ड होता है ना, H2O में दो OH बॉन्ड होता है, इसीलिए 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया है। बॉन्ड इंथैल्पी OH का पूछा है, यहाँ पर आपको दोनों ऑक्सीजन मतलब दोनों OH के बीच का बॉन्ड का इंथैल्पी निकल जाएगा, दो के लिए निकलेगा यहाँ पे, तो 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो आपका आंसर जो है, आपका आंसर मैं बता देता हूँ कितना आ जाएगा, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, कैलकुलेशन वाला पार्ट है। आपका आंसर आ जाएगा 466 किलो जूल पर मोल, 466 किलो जूल पर मोल, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, लेकिन पॉजिटिव वाला ज्यादा है ना, पॉजिटिव में आ जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है, आसान क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अरे आपको क्या किया था ना, इसका इंथैल्पी दिया हुआ था, इसका फॉर्मेशन इंथैल्पी दिया हुआ था, और आपको इसके बॉन्ड का इंथैल्पी पूछा था। ठीक है, और डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन भी दिया हुआ है, फॉर्मेशन मतलब H2O का फॉर्मेशन मतलब रिएक्शन का इंथैल्पी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पर मैंने पुट कर दिया। और प्रोडक्ट मतलब यहाँ पर देखिए H2O प्रोडक्ट है, वाटर है, तो वाटर में कितना बॉन्ड होगा, OH का दो बॉन्ड होगा, दो OH बॉन्ड होगा। एक ये वाला OH बॉन्ड, एक ये वाला OH बॉन्ड, इसीलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है। आपको एक OH बॉन्ड का स्ट्रेंथ पूछा है, एक OH बॉन्ड। ठीक है, चलिए ये आपका आंसर आएगा, कैलकुलेट कर लीजिए, ये आंसर आ जाएगा 466 किलो जूल पर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेहद आसान क्वेश्चन, 28 जनवरी शिफ्ट 2। बेहद आसान क्वेश्चन। तीन प्रोसेस आपको दिया हुआ है, तीन केस दिया हुआ है, वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में कर्व दिया हुआ है। वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में आपको तीन कर्व दिया हुआ है, वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में आपको तीन कर्व दिया हुआ है। ओके, ओके, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं बच्चा, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है, एन आइडियल गैस अंडरगोज अ साइक्लिक ट्रांसफॉर्मेशन starting from a point A and coming back to the same point by tracing a path A से B, B से C, B से C, C से D, D से A, as shown in the three case। डेल्टा यू पूछ रहा है, सबका डेल्टा यू क्या हो जाएगा, सबका डेल्टा यू क्या हो जाएगा। देखिए तीनों में प्रोसेस हो रहा है, A से B, B से C, और C से D, और D से A, क्लोज पाथ। तो यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से, चार प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे। कितना प्रोसेस, चार प्रोसेस हो रहा है। ओके, मतलब ये क्लोज पाथ है, ये क्लोज पाथ है, प्रोसेस करने का मतलब एक दो तीन चार। ओके, तो यहाँ पर ये क्लोज पाथ है। आपको पता है ये डेल्टा यू जो है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये हमारा स्टेट फंक्शन होता है, ये हमारा स्टेट फंक्शन होता है। ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, ये हमारा पाथ पे बच्चा डिपेंड नहीं करता है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता है।
डेल्टा यू हमारा स्टेट फंक्शन होता है, याद रखेंगे। पाथ फंक्शन दो ही होता है, हीट और वर्क। पाथ फंक्शन दो ही होता है, हीट और वर्क। तीनों केस में हीट और वर्क निकालेंगे तो अलग अलग आएगा, लेकिन डेल्टा यू निकालेंगे तो सेम आएगा, क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, दोनों ए है। ध्यान से देखिए, यहां से चले, कोई प्रोसेस ले लेते हैं, यहां से चले, यहां गए, यहां गए, यहां गए, फिर यहीं पे आ गए। ध्यान से देखिए, ए से चले बी गए, बी से चले सी गए, सी से चले डी गए, और डी से फिर ए पे ही आ गए। इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम, डेल्टा यू का वैल्यू जीरो। डेल्टा यू का वैल्यू जीरो, कोई चेंज नहीं हुआ। स्टेट फंक्शन है, स्टेट पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे ही डिपेंड करेगा। इनिशियल स्टेट पे डिपेंड करेगा, फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगा। और इनिशियल और फाइनल स्टेट अगर बराबर हो जाएगा तो डेल्टा यू जीरो हो जाएगा। कैसे सर, दिखा दीजिए। दिखा देते हैं। डेल्टा यू का फॉर्मूला होता है, डेल्टा यू होता है हमारा, डेल्टा डेल्टा यू मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो यू फाइनल अगर बात करेंगे तो ये भी ए है, और यू इनिशियल भी ए है, तो दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इनिशियल पॉइंट पे कितना इंटरनल एनर्जी है, फाइनल पॉइंट पे कितना इंटरनल एनर्जी है, दोनों सेम है, दोनों बराबर है, कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये हमारा स्टेट फंक्शन है, इसीलिए तीनों प्रोसेस में डेल्टा यू का वैल्यू जीरो होगा। फोर्थ ऑप्शन, ये देख के आपको हार्ड क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन सिंपल सा आपको अगर कॉन्सेप्ट याद है कि अगर प्रोसेस कोई भी प्रोसेस हो रहा है, अगर स्टेट फंक्शन है डेल्टा एच डेल्टा एस, उसके बाद डेल्टा यू, ये सारा का सारा अगर स्टेट फंक्शन है तो हमारा क्या होगा, स्टेट फंक्शन याद रखेंगे। हीट और वर्क सिर्फ क्या होता है, पाथ फंक्शन, और सारा का सारा स्टेट फंक्शन होता है। तो स्टेट फंक्शन अगर होगा तो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, वर्क जीरो, मतलब क्या बोलते हैं उसको, डेल्टा यू जीरो आ जाएगा। ठीक है, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों क्या होता है, सेम होता है। लेकिन तीनों के केस में, ये वाला तीनों केस में क्या करेंगे, अगर वर्क और हीट निकालेंगे तो अलग अलग आएगा, अलग अलग आएगा। ठीक है, डेल्टा यू जीरो आएगा, बिकॉज इट इज स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आसान क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग डाटा, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 आपको दिया हुआ है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 आपको दिया हुआ है, हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन भी आपको दिया हुआ है। ओके, ओके, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन निकालना है आपको। तो आपको पता है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, अच्छा बेंजीन मतलब C6H6 को अगर हम लोग जलाएंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो क्या देगा, 6CO2। बैलेंस करना आपको आता है ना, NCO2 प्लस Y/2, तो 3H2। अरे किसी भी हाइड्रोकार्बन को, बेंजीन के हाइड्रोकार्बन है ना, तो किसी भी हाइड्रोकार्बन को अगर हम लोग क्या करते हैं, बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर देता है। ठीक है, तो इसका आपको कंबशन इंथैल्पी दिया है, इस रिएक्शन का आपको जो है कंबशन इंथैल्पी दिया हुआ है, तो निकाल लेते हैं। डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट, निकाल लेते हैं, कैलकुलेट तो करना है वैल्यू। डेल्टा एच का ऑफ कंबशन कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, -3267 किलो जूल है, तो किलो जूल बनाने देंगे। डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट, इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, अच्छा ऑक्सीजन को बैलेंस नहीं किए, कर लीजिएगा कितना आएगा। हाँ, ऑक्सीजन आ जाएगा y x+y/4, तो x का वैल्यू कितना है 6 प्लस y का वैल्यू भी 6/4, तो ये हमारा आ जाएगा 6 प्लस 3/2, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 3/2, 15/2, तो ये हमारा ये आ जाएगा 15/2। बैलेंस कर दिए। ठीक है, ये बैलेंस करने का तरीका होता है XCO2 प्लस X+Y/4 O2, उसके बाद XCO2 प्लस Y/2 H2O। ये एक्स वाई इसको बोल रहे हैं, ये एक्स वाई इसको बोल रहे हैं, एक्स और वाई इसको बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो अगर डेल्टा एच ऑफ कंबशन दिया हुआ है, देखिए तो डेल्टा एच ऑफ कंबशन, इसका कंबशन दिया हुआ है, और डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इसका दिया वाटर का फॉर्मेशन, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो 6 × CO2, एक CO2 का फॉर्मेशन एनर्जी कितना है, -393, तो 6 का हो जाएगा 6 × 393.5, और साथ में लगा दीजिए माइनस, आगे में लगा देते हैं माइनस। उसके बाद प्लस वाटर का, 3 वाटर है, तो 3 इंटू वाटर का कितना है 286, तो हो जाएगा -286
-286.0, -286.0 हो जाएगा ना, -286.0। तो इसको भी क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट। अब बताइए रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट हमारा तो ये बेंजीन ही है, रिएक्टेंट हमारा बेंजीन ही है, तो डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन निकल जाएगा यहाँ पे, रिएक्टेंट हमारा बेंजीन ही है, तो डेल्टा एच ऑफ बेंजीन, डेल्टा एच ऑफ बेंजीन, तो यहाँ से डेल्टा एच ऑफ बेंजीन आप कैलकुलेट करेंगे, इसको उस साइड लेके जाइए, कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन वाला पार्ट है बस। तो आंसर मैं आपको बता देता हूँ, आंसर आपका आ जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा, बेंजीन वाला है ना, तो 48 किलो जूल पर मोल, 48 किलो जूल पर मोल हो जाएगा। ठीक है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन 48 किलो जूल पर मोल। ओके, समझ में आ रहा है? कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन वाला पार्ट बचा है। अरे क्या किए, देखिए ध्यान से क्या किए हैं, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 आपको दिया हुआ है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर दिया हुआ है, तो CO2 का हीट ऑफ फॉर्मेशन, वाटर का हीट ऑफ फॉर्मेशन तो दिया ही हुआ है आपको, और बेंजीन का हीट ऑफ फॉर्मेशन आपको निकालना है, बेंजीन का हीट ऑफ फॉर्मेशन आपको निकालना है, तो बेंजीन का हीट ऑफ फॉर्मेशन तो आसान है निकालना ना। देखिए, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट में हमारा है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का वैल्यू पुट कर दीजिए, 3 वाटर है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 6 कार्बन डाइऑक्साइड है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, समझ में आ रहा है? और बेंजीन का निकालना है, तो बेंजीन का बेंजीन में लिख दिए इधर, बेंजीन का इधर से निकल जाएगा, आंसर आपका 48 किलो जूल पर मोल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि 500 जूल ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड एज हीट टू 0.5 मोल ऑफ आर्गन, लिख लेते हैं क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है, डाटा क्या क्या है, नंबर ऑफ मोल्स आपको दिया हुआ है 0.5, 500 जूल एनर्जी, इतना इतना 298 केल्विन, एक एटीएम मतलब फिक्स है, मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे अगर हीट सप्लाई करते हैं उसी को डेल्टा एच बोलते हैं, इंथैल्पी बोलते हैं, तो ये कितना है 500 जूल, यही आपको शुरू में भी बोले थे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर कोई भी सिस्टम हीट को गेन करता है या लॉस करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा एच बोलते हैं, चेंज इन इंथैल्पी। ओके, ये हीट चेंज हो रहा है कांस्टेंट प्रेशर पे, हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर QP, हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट चेंज होता है तो क्या होता है, उसको उसको बोलते हैं डेल्टा एच। ओके, ठीक है, डेल्टा एच आपको दिया हुआ है। उसके बाद बोल रहा है द फाइनल टेम्परेचर एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी, अच्छा आसान क्वेश्चन है, आर्गन दिया है, तो आर्गन के लिए एक चीज और निकाल सकते हैं आप, आर्गन के लिए हम लोग सीपी का वैल्यू निकाल सकते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि डेल्टा एच का फॉर्मूला होता है एन सीपी डेल्टा टी, एन सीपी डेल्टा, तो सीपी को आपको पड़ेगा, काम पड़ेगा, सीपी देखिए, सीपी किसके लिए निकालना है, आर्गन के लिए, आर्गन हमारा मोनोएटॉमिक गैस है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का 3 होता है, तो F/2 प्लस 1 इंटू आर, F/2 प्लस 1 इंटू आर, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है इसका 3 है, तो क्या हो जाएगा 3/2 प्लस 1 इंटू आर, तो कितना आ जाएगा 5/2, 5/2 आर हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया, 5/2 आर हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया, 5/2 आर डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया, और हमको कितना इंथैल्पी दिया हुआ है 500, तो 500 इक्वल टू एन 0.5 मोल इंटू सीपी हो गया 5/2 आर इंटू डेल्टा टी, तो टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, तो टी फाइनल हमको निकालना है, टी इनिशियल दिया है 298 केल्विन, 298 केल्विन, ठीक है, 298 केल्विन, 298 केल्विन, ठीक है, फाइनल टेम्परेचर और चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी निकालने के लिए बोला, ठीक है निकाल लेंगे, तो टी फाइनल अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, टी फाइनल अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 346.2 के आएगा, इतना आपको टी फाइनल आ जाएगा, टी फाइनल आपका इतना आ जाएगा, ठीक है, टी फाइनल आपका इतना आ जाएगा। ओके, अब डेल्टा यू निकालना है आपको, तो आपको एक एक्सप्रेशन पता है कि डेल्टा एच अपॉन डेल्टा यू इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू क्या होता है याद कीजिए, डेल्टा एच का फॉर्मूला एन सी पी डेल्टा टी, डेल्टा यू का फॉर्मूला एन सी भी डेल्टा टी, ठीक है, तो देखिए तो क्या क्या कट जाएगा, एन से एन कट गया, डेल्टा टी से डेल्टा टी कट गया, सीपी बाय सीबी, सीपी बाय सीबी को ही क्या बोलते हैं, डेल्टा टी डेल्टा एच अपॉन डेल्टा यू, तो बताइए तो डेल्टा एच का वैल्यू अगर हमको पता चल गया, इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं उसके बाद बता देता हूँ, ये सब का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डेल्टा एच कितना दिया हुआ था, उसके बाद मैं बताता हूँ ये वाला, डेल्टा एच दिया हुआ था, सीपी निकाल लिए, सीपी निकालिए 5/2 आर, मोनोएटॉमिक आर्गन क्या है, मोनोएटॉमिक गैस है, तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, ठीक है,
तीनों ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, ठीक है, तीनों डायरेक्शन में मोशन करेगा। तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तीनों का मतलब मोनोटोमिक गैस के लिए तीनों डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, एक्स वाई जेड एक्सिस में, ठीक है। तो 3/2 आर हो जाएगा, क्योंकि F/2 + 1 × R होता है सीपी। उसके बाद हम लोग फॉर्मूला पुट कर देंगे एनसीपी डेल्टा टी। तो एन का वैल्यू है नंबर ऑफ मोल्स 0.5, और इसका वैल्यू आ गया 5/2, आर का वैल्यू है आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, और उसका टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो फाइनल आपको निकालना है, यहाँ सॉल्व करके निकाल लेंगे तो इतना आ जाएगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ डेल्टा यू कैसे निकालेंगे, तो ये वाला थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ, देखिए ध्यान से। मैं थोड़ा सा यहाँ पर जो है इसको मिटा देता हूँ। तो अगर आपको पता है यहाँ पे आपको पता है कि डेल्टा एच अपॉन डेल्टा यू कितना आ गया, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा यू आपका आ गया सीपी अपॉन सीपी। सीपी अपॉन सीपी का वैल्यू आपको दिया हुआ है। सर हमको सीपी अपॉन सीपी का वैल्यू तो दिया ही हुआ है, पता है आपको सीपी अपॉन सीपी का वैल्यू कितना होता है? सीपी अपॉन सीपी क्या होता है? गामा। गामा निकाल सकते हैं सीपी अपॉन सीपी आप, ठीक है। तो डायरेक्ट यहां से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। डायरेक्ट यहां से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सीपी अपॉन सीपी सीबी भी आप निकाल सकते हैं 3/2 आर। तो सीपी सीबी सीपी हमारा क्या है 5/2 आर, और हमारा यहाँ से सीबी आ जाएगा 3/2 आर, क्योंकि सीपी का फॉर्मूला होता है F/2 + 1 × R, और सीबी का फॉर्मूला होता है F/2 आर। ये सब तो आपको पता होगा, बेसिक है। नहीं पता है तो आप बेकार बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है। 2 से 2 भी कट जाएगा तो 5/3 आ जाएगा। सीपी अपॉन सीबी का वैल्यू 5/3 आ जाएगा। तो यहाँ से डेल्टा यू का वैल्यू आ जाएगा, उल्टा कर देंगे तो 3/2 इंटू डेल्टा एच। अरे उल्टा दिए ना, उल्टा कर दिए, उल्टा कर दिए, और नीचे में उसको मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। समझ में आ रहा है? दिखा दे क्या? सर दिखा ही दीजिए। नहीं समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आ रहा है? क्या बोले कि डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एच कर देते हैं। यहाँ पर वैल्यू कितना आया था, यहाँ पर वैल्यू आपका आ गया था, यहाँ पर वैल्यू आ गया था 5/3। तो डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एच करेंगे तो आ जाएगा 3/5। तो डेल्टा यू बराबर क्या हो जाएगा, 3/5 इंटू डेल्टा एच का वैल्यू जितना आएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो भी आंसर आएगा आप मान लीजिएगा, लेकिन एनटीए ने इसका आंसर जो है 4th दिया था। एनटीए ने इसका आंसर कितना दिया, ये वाला आंसर दिया इसका, लेकिन आप करेंगे तो आपको 300 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन एनटीए ने उसका आंसर वो दिया था, ओके। चलिए, 4th ऑप्शन दिया था, लेकिन आप डेल्टा यू निकालेंगे तो 300 आ जाएगा। तो करते हैं ये क्वेश्चन, और इसके बाद वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, ये कार्बन है, कार्बन ये ग्रेफाइट है, ये डायमंड है, ठीक है। एक डायमंड है, एक ग्रेफाइट है। ये कार्बन, ये डायमंड है, से ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो रहा है। सी ग्रेफाइट, ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो रहा है। तो +X किलो जूल है, अभी मैंने आपको बताया। +X किलो जूल का मतलब क्या हो गया, बैकवर्ड रिएक्शन। कार्बन +X किलो जूल एनर्जी को गेन करेगा, उसके बाद डायमंड में कन्वर्ट होगा। कार्बन +X किलो जूल एनर्जी गेन करेगा, उसके बाद डायमंड में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब यही हुआ। तो बैकवर्ड रिएक्शन हमारा इंडो है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा, इग्जो हो जाएगा। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा, इग्जो हो जाएगा, ओके। तो इसका अगर देखेंगे तो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन हमारा क्या आ जाएगा, -X किलो जूल, ओके। अब देखिए तो ये वाले रिएक्शन और ये वाले रिएक्शन को, दोनों को अगर कुछ करेंगे तो फर्स्ट वाला आ जाएगा। देखिए ये दोनों वाले रिएक्शन को अगर हम उल्टा देते हैं, मतलब सेकेंड वाले रिएक्शन को उल्टा देंगे इस तरह से, जैसे कार्बन है डायमंड वाला, डायमंड को कैपिटल डी से लिख देते हैं, प्लस वो ऑक्सीजन गेन करता है तो CO2 में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और ग्रेफाइट वाले को उल्टा देते हैं, ग्रेफाइट वाले को उल्टा देते हैं, तो CO2 गैस गिव्स कार्बन, ये ग्रेफाइट वाला है, अब O2, +O2। ये दोनों रिएक्शन को मैंने ऐड कर दिया, इसको रिवर्स करके सेकेंड वाले को रिवर्स करके ऐड किया। तो क्या क्या टर्म आपको लग रहा है कट जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड कट जाएगा, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन कट जाएगा। तो क्या आ गया, कार्बन डायमंड से कन्वर्ट हो रहा है कार्बन ग्रेफाइट में। अरे यही तो ऊपर वाला रिएक्शन है, यही तो हमारा ऊपर वाला रिएक्शन है, देखिए ध्यान से। तो रिलेशन पूछ रहा है तीनों में,
तो इसका जो इंथैल्पी चेंज है वो क्या है, -x है। नीचे वाले का इसका जो इंथैल्पी चेंज है वो -x है, वो बराबर है ये दोनों के इंथैल्पी चेंज के। अरे ये दोनों को जोड़े तभी तो ये ऊपर वाला आया। तो ये दोनों बराबर है इसके, तो इसको तो सेम ही लिखे, तो इसको लिखेंगे, ऊपर वाले को लिखेंगे -y और प्लस प्लस इसको क्या किए, उल्टा करके ऐड किए। तो पहले से ये माइनस था और एक और, पहले से माइनस था एक और माइनस आ जाएगा ना, उल्टा किए इसकी वजह से, उल्टा किए उसकी वजह से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो -x इक्वल टू हो जाएगा, अरे जेड है ये वाला, तो जेड है ना, ये वाला सेकेंड वाला रिएक्शन जेड है। तो -x इक्वल टू हो जाएगा जेड माइनस वाई, -x इक्वल टू जेड माइनस वाई, -x इक्वल टू जेड माइनस वाई, -x इक्वल टू वाई माइनस जेड, ये भी तो सही, माइनस, अच्छा -x भी तो है। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? ये दोनों रिएक्शन को, एक मिनट रुक जाइए, इसको इसको ऐड करेंगे, इसको इसको ऐड करेंगे तो ये वाला आएगा। तो ऊपर वाला है -x इक्वल टू, फर्स्ट वाला है -y, फर्स्ट वाला क्या है, -y है, और सेकेंड वाले को उल्टा करके ऐड किए, सेकेंड वाले को उल्टा करके ऐड किए, तो उल्टा किए तो ये -x से +x हो, -z से +z हो गया, -z से +z हो गया। तो -x इक्वल टू -y प्लस जेड, -x इक्वल टू y प्लस जेड तो नहीं होगा, कुछ ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी है, तो इसीलिए ये ऑप्शन होगा। तो मान लीजिए ये इस पे -x है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, -y प्लस जेड, ठीक है। जेड प्लस में क्यों हो गया, तो जेड प्लस में इसलिए हो गया, जेड प्लस में इसलिए हो गया क्योंकि सेकेंड वाले को उल्टा करके ऐड किया है। देखिए रिएक्शन का सीन क्या है कि अगर आपको फर्स्ट वाला रिएक्शन चाहिए तो वो इक्वल टू है सेकेंड वाले रिएक्शन, सेकेंड वाले रिएक्शन और प्लस उल्टा करके माइनस ऑफ थर्ड वाला रिएक्शन, ये है सीन, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको। अब फर्स्ट वाले रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज दिया हुआ है -x, सेकेंड वाले का क्या है -y, और थर्ड वाले का था -z, लेकिन प्लस हो गया माइनस के कारण से, ठीक है, यहाँ पर जो माइनस है। तो ये आपका है लास्ट क्वेश्चन और ये आपका होमवर्क है, ये आपको कमेंट करना है आंसर इसका। आपको आंसर इसका क्या करना है, कमेंट करना है। अगर आपको थर्मोडायनेमिक्स नहीं आता है तो मैंने थर्मोडायनेमिक्स पे, थर्मोकेमिस्ट्री का लेक्चर मैंने नहीं बनाया है, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स का मैंने पूरा लेक्चर बनाया है। आप जाके जो है देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है। आई होप आपको पसंद आया होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो एक चीज आपको बोलना चाहते हैं, थैंक यू। और आप क्या कीजिए, तो कॉन्सेप्ट रिवीजन करके है, ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको जो है रिवीजन करना है। लास्ट टाइम में क्या होता है ना, आपको बस कॉन्सेप्ट ही रिवीजन करना है, कॉन्सेप्ट रिवीजन करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है। रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, अभी आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। आपके पास ज्यादा, आज तो लगभग 8 तारीख हो गया ना, तो अभी आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। तो आप क्या कीजिए, बस रिवीजन पे ध्यान दीजिए, रिवीजन कीजिए, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कीजिए, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। जो चैप्टर अच्छा है उसी को अच्छा कीजिए बस, ठीक है। चलिए, थैंक यू।